देखिए क्या होता है जब एक नई नवेली दुल्हन अपर्णा एक ऐसे घर में ब्याह कर आती है जो घर पहले से ही शापित है। पहले ही दिन से अपर्णा को समझ आ जाता है कि इस घर के लोग नॉर्मल इंसान तो कतई नहीं है। घर में मौजूद है एक साया जो कर रहा है अपर्णा का पीछा। क्या श्राप से मिल पाएगी मुक्ति? क्यों मिला है इन्हें यह श्राप? क्या अपर्णा बनेगी इस श्राप का अगला निशाना, या खुलेंगे कई अनसुलझे राज? एक ऐसी कहानी जो आपके सोच के साथ खेलेगी और हर थोड़ी देर में आपके सामने आएगा एक दिमाग घुमाने वाला ट्विस्ट जो आपको हिलाकर रख देगा। वैसे मैं आपको मेरे एक्सप्लेन किए गए बंगाली वेब सीरीज भोग को एक बार देखने की रिक्वेस्ट करूंगा, जिसमें आप कुछ ऐसा देखेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बंगाली वेब सीरीज को जिसका नाम है अविसप्तो यानी शापित। कहानी की शुरुआत में नोएडा के किसी जगह पर छोटे बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं कि तभी इनका बॉल बगल में मौजूद नाली में जाकर गिरता है। ये बच्चे अपना बॉल लेने के लिए उस नाली के पास जाकर लकड़ी की मदद से उस बॉल को अपनी तरफ से खींचने की कोशिश करते हैं। तभी इस नाली के अंदर से एक लाश बाहर आती है। लाश देखकर बच्चे बहुत डर जाते हैं। आसपास के लोग फटाफट से पुलिस को फोन करके बुलाते हैं। यहाँ पता चलता है कि ये किसी औरत की लाश है जो बहुत ही बुरी हालत में थी। इस लाश का सर भी कटा होता है। नेक्स्ट सीन में अपर्णा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। आज लड़के वाले अपर्णा को देखने के लिए आ रहे हैं। अपर्णा को देखते ही लड़के वालों को अपर्णा बहुत पसंद आती है। लड़के का नाम ऑर्को होता है जो पेशे से इंजीनियर है और बेंगलोर और विदेश में भी काम कर चुका है। यहाँ हमें ऑर्को के माता पिता के साथ ऑर्को की बहन मल्लिका और उसके पति दिलीप को दिखाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि अपर्णा असल में मांगलिक है और यह सब जानने के बाद भी ऑर्को और उनका परिवार अपर्णा को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार है। पर उनकी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि शादी आने वाले 15 दिनों के अंदर ही होगी और शादी में लड़कों वालों की ओर से यही 4-5 लोग ही शादी का हिस्सा होंगे क्योंकि इनके गुरुदेव की यही आज्ञा है। लेकिन अपर्णा का परिवार चाहे तो अपने रिश्तेदारों को बुला सकता है। अपर्णा के परिवार को लड़कों वालों की यह शर्त अजीब लगती है, पर चूंकि अपर्णा मांगलिक थी और इससे पहले भी उसके कई रिश्ते टूट चुके थे, इसलिए अपर्णा का परिवार बेमन से अपर्णा के भविष्य के खातिर इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हमें अपर्णा और उसके कुछ दोस्तों को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जो पिछले 5 महीने से अपनी गुमशुदा दोस्त अंजना के मिसिंग रिपोर्ट के सिलसिले में इंस्पेक्टर बर्मन से मिलने आई है जो इस केस को हैंडल कर रहा है। इन्हें कुछ दिन पहले ही अंजना का एक लास्ट वीडियो मिला था जिसमें वो अपने आप को कोस रही थी कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अंजना कुछ सालों से नोएडा में काम कर रही थी, पर कोविड में उसके परिवार के लोगों के मारे जाने के कारण वो अब अकेली हो गई थी, पर अब पिछले 5 महीने से गायब है। लेकिन यहाँ इन्वेस्टिगेशन में अपर्णा और बाकी लड़कियों को ये बात पता चलती है कि 6 महीने पहले ही अंजना ने उस जॉब को छोड़ दिया था। तो फिर एक बड़ा सवाल सामने था कि आखिर अंजना गई कहाँ? कुछ दिनों बाद ही अपर्णा और ऑर्को के शादी का दिन आ जाता है, लेकिन लड़के वालों की ओर से बस उसके माँ, बाप, बहन और उसके जीजा ही इस शादी का हिस्सा बनते हैं, जिससे अपर्णा के रिश्तेदार भी इस बात को लेकर कई अटकलियां लगाते हैं। पर इधर एक तांत्रिक को दिखाया जाता है जो किसी तरह का रिचुअल कर रहा होता है, जहाँ हमें अपर्णा की फोटो पर उसके द्वारा कोई तंत्र क्रिया करते दिखाया जाता है और वही दूसरी तरफ उसी वक्त ऑर्को भी अपर्णा को सिंदूर पहनाता है। पर अचानक शादी के दौरान मल्लिका के ऊपर गलती से लाल कलर का शरबत गिर जाता है, जिससे मल्लिका बहुत अजीब सा बिहेव करने लगती है और जोर जोर से पुतुल आ गई है, वो हमें देख रही है, इसलिए खून लग गया है कहकर डर से चिल्लाने लगती है। यहाँ ऑर्को उसके परिवार के साथ कुछ तो था जो थोड़ा अजीब था। यहाँ ऑर्को के पिता अपर्णा के परिवार को सफाई देते हुए कहते हैं कि मल्लिका की दिमागी हालत थोड़ी खराब है। ऑर्को भी अपर्णा को बताता है कि उसकी बहन को हेलुसिनेशन की बीमारी है, जिस कारण उसे ऐसे दौरे पड़ते हैं। शादी होने के बाद अपर्णा जब ऑर्को के घर आती है तो यहाँ भी अपर्णा को एक बात बहुत अजीब लगती है कि घर में शादी जैसा कोई भी माहौल नहीं था और ना ही कोई दूसरे रिश्तेदार थे। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। उसी दिन अपर्णा को इंस्पेक्टर बर्मन का कॉल आता है जो बताता है कि नोएडा पुलिस को कुछ दिन पहले एक लाश मिली थी। यह लाश एक्चुअली अंजना की ही थी, जिसे बहुत बुरी तरह से मारा गया था। यह लोग यहाँ उसी लाश की बात कर रहे थे जिसे स्टार्टिंग में दिखाया गया था। यह सब सुनकर अपर्णा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, पर तभी पीछे से मल्लिका आ जाती है जो अपर्णा को बताती है कि वो पागल नहीं है, उसके साथ क्या हुआ है ये बस उसके पति दिलीप को पता है और इस घर में कई राज है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रात में अपर्णा को ऊपर वाले कमरे की तरफ एक परछाई दिखाई देती है। अपर्णा जब उस परछाई का पीछा करती है
है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, पर अपर्णा को बरामदे के एक कमरे की लाइट जली दिखती है जिसे अचानक बुझा दिया जाता है। अपर्णा को यह थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो औरको से उस कमरे के बारे में पूछने जाती है। यहाँ औरको किसी से फोन में दबी आवाज में बात कर रहा था, जो अपर्णा को देखते ही फोन कट कर देता है, पर अपर्णा इस बात को नोटिस कर लेती है। औरको यहाँ अपर्णा को बताता है कि वो कमरा तो बहुत दिनों से बंद है, इसलिए अपर्णा को जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। यहाँ औरको काल रात्रि होने के कारण दूसरे कमरे में जाने लगता है, पर तभी उन्हें औरको के क्लोजेट में एक सांप दिखता है, जिससे औरको बहुत डर जाता है। पर अपर्णा सांप को चादर से ढककर पकड़ लेती है और उसे डस्टबिन में बंद कर देती है। शोर सुनकर औरको के पेरेंट भी वहाँ आ जाते हैं, पर तभी मल्लिका को वापस से एक परछाई दिखाई देती है, जिससे मल्लिका वापस से पुतुल का नाम जोर जोर से पुकारने लगती है। इधर दूसरी तरफ हमें नोएडा के इन्वेस्टिगेशन टीम को दिखाया जाता है, जो अंजना के फ्लैट में जाते हैं, जहाँ उन्हें ढेर सारा खून पसरा मिलता है। चीजें अब बहुत ज्यादा उलझने वाली थी, क्योंकि उसी रात औरको की माँ अपर्णा को बताती है उनके परिवार पर एक श्राप है, जिस कारण मल्लिका की ऐसी हालत है। मल्लिका ने एक बार अपने साथ गलत करने का भी फैसला किया था, पर उसे बचा लिया गया। इसके अलावा औरको जब नोएडा में था तो ट्रेन से गिरते गिरते बचा था। औरको के नोएडा में रहने की बात सुनकर अपर्णा को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि औरको ने उसे बताया था कि वो बंगलोर में जॉब करता था। यहाँ औरको की माँ आगे बताती है कि अपनी इस घटनाओं से मुक्ति पाने के लिए वो एक बहुत बड़े तांत्रिक से मिले थे, जो भविष्य भी देख सकते हैं। उसी तांत्रिक के कहने पर इन लोगों ने औरको और अपर्णा की शादी को इतने साधारण तरीके से की थी, क्योंकि उन्हें अपने एंसेस्टर्स के श्राप का डर था। यहाँ औरको की माँ अपर्णा को कल सुबह उस तांत्रिक से मिलवाने ले जाने की बात करती है। दूसरे दिन यह सभी लोग उस तांत्रिक से मिलने एक शमशान जाते हैं, जहाँ वो तांत्रिक अपर्णा से कुछ रिचुअल करवाता है और इन गड्ढे में उससे जल अर्पण करवाता है और कहता है कि अब यही तुम्हारी असली जगह है। यह सुनकर अपर्णा बहुत डर जाती है। उसी शाम अपर्णा के माता पिता उससे मिलने आते हैं। असल में उन्हें यहाँ बुलाने का सारा प्लान औरको का था, क्योंकि वो लोग शादी के बाद कोई भी रिसेप्शन या पार्टी नहीं दे रहे थे। इसलिए अपर्णा को खुश करने के लिए औरको ने सबको यहाँ डिनर पर इनवाइट किया था। यहाँ अपर्णा को औरको के ड्रॉअर से एक एनवलप मिलता है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। क्या था इस लिफाफे में, ये आपको आगे पता चलेगा। इधर रात में मल्लिका अपर्णा के रूम में आती है और उसे अर्पिता कहकर पुकारती है और कहती है कि उसे पता है कि उसका नाम अर्पिता है। यह सुनकर अपर्णा को बहुत अजीब लगता है। इधर इंस्पेक्टर बर्मन को भी अंजना के पति की जानकारी मिलती है, जिसका नाम सुब्रतीम चैटर्जी था, यानी अंजना ने वहाँ शादी कर ली थी। रात में अपर्णा को अचानक याद आता है कि अंजना ने एक बार अपने बॉयफ्रेंड का नाम सुब्रतीम चैटर्जी बताया था, और अपर्णा को आज जो लिफाफा मिला था उसमें भी सुब्रतीम चैटर्जी था। तो क्या औरको और उसके पूरे परिवार का इन सब से कोई कनेक्शन था? कहानी अब यहाँ से ऐसा नया मोड़ लेने वाली है जो दिमाग हिलाकर रख देगी, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। दूसरी सुबह अपर्णा को इंस्पेक्टर बर्मन का कॉल आता है, इसलिए अपर्णा जब वहाँ जाती है तो उसे सुब्रतीम के बारे में पता चलता है। इसके अलावा उसे यह भी पता चलता है कि पुलिस वालों ने जब सुब्रतीम के एड्रेस पर छापा मारा तो वो गलत निकला। वहाँ सुब्रतीम चैटर्जी की तस्वीर देखकर अपर्णा थोड़ा चैन की सांस लेती है कि वो कोई और था, क्योंकि अपर्णा अभी तक औरको को ही सुब्रतीम सोच रही थी। यहाँ से निकलकर जब वो अपने ख्यालों में खोई रहती है, तभी एक औरत अपर्णा के बैग के नीचे एक न्यूज़पेपर रखकर चली जाती है, जिसमें उसी लड़के की गुमशुदा होने की तस्वीर थी, जिसकी फोटो अपर्णा ने पुलिस थाने में देखी थी। पर इस फोटो में उसका नाम था चंदन तिवारी। पर वो औरत कौन थी, यह भी आपको आगे पता चलने वाला है। अपर्णा जब इस एड्रेस पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वो एक बहुत अच्छा लड़का था और उसे एक अच्छा जॉब मिला था, इसलिए वो यहाँ से चला गया, पर तब से लापता है। अपर्णा तुरंत इंस्पेक्टर बर्मन को सुब्रतीम चैटर्जी और चंदन तिवारी से जुड़ी यह जानकारी बताती है। घर वापस आने पर वो देखती है कि मल्लिका उसी कमरे के सामने खड़े होकर पुतुल से बात कर रही है। अपर्णा को वहाँ कोई भी नजर नहीं आता, इसलिए अपर्णा उस कमरे में घुस जाती है, जहाँ अपर्णा देखती है कि वहाँ एक लड़की की तस्वीर लगी है। तभी वहाँ अपर्णा की सास और औरको आ जाता है। यहाँ औरको बताता है कि यह तस्वीर पुतुल की है, जो असल में औरको की छोटी बहन थी। पुतुल को उसके ही टीचर से प्यार हो जाता है और एक दिन घर में कोई नहीं होने पर पुतुल और वो लड़का करीब आने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहाँ घर वाले आ जाते हैं जो उस लड़के की पिटाई करते हैं, जिससे नाराज होकर पुतुल उस लड़के के साथ घर छोड़कर भाग जाती है। पर लड़के की नियत सही नहीं होने के कारण वो पुतुल का इस्तेमाल करके उसे मारकर नदी में फेंक देता है। तभी से एक श्राप उनका पीछा करने लगा, जिससे मल्लिका दी की मानसिक हालत हर दिन खराब होने लगी और औरको के साथ कई लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट भी हुए। दूसरे दिन जब अपर्णा वापस से इंस्पेक्टर बर्मन से मिलती है तो बर्मन उसे बताता है कि कुछ साल पहले उन्हें एक ऐसा ही केस मिला था, जिसमें एक 24-25 साल की लड़की की मौत हुई थी, जिसका नाम अर्पिता था। यहाँ इस दोनों केस में 3 चीज कॉमन थी: कटा हुआ सर, लड़की के हाथ में बंधा ताबीज और बंगाली लड़की।
इसीलिए पुलिस यहाँ इस केस को किसी रिचुअल से जोड़ कर देख रहे हैं। यहाँ अपर्णा अपने फ्लैशबैक में देखती है कि औरको की माँ ने भी उसे ऐसा ही ताबीज पहनाया था और मल्लिका ने भी अर्पिता नाम का जिक्र किया था। यहाँ इंस्पेक्टर बर्मन यह भी बताता है कि चंदन तिवारी के बारे में उन्हें यह पता चला है कि उसे एक बहुत पैसे वाली लड़की से प्यार हो गया था। उसके बाद दोनों यहाँ से कहीं भाग गए हैं और आज भी लापता है। अब हर चीजें कहीं न कहीं सामने आ रही थी, पर अपर्णा शायद इन कड़ियों को जोड़ नहीं पा रही थी। घर वापस आने पर पता चलता है कि अपर्णा की सास अपनी मरी बेटी की तस्वीर को गालियां दे रही है और उसे विच बुला रही है। असल में किसी ने फोन करके उन्हें खबर दी थी कि औरको का फिर से एक्सीडेंट हो गया है, पर तभी वहाँ औरको आ जाता है। पर औरको को अपने सामने देखकर उसकी माँ को झटका लगता है और उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है। पर अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला था और अपर्णा ऐसा पत्ता फेंकने वाली थी कि आप भी तालियां बजा उठेंगे। अस्पताल पहुंचकर वो लोग जल्दी से अपनी मां को एडमिट करवाते हैं, पर तभी रिपोर्ट्स लेने के लिए रिसेप्शन में सुप्रोतिम चैटर्जी का नाम पुकारा जाता है। सुप्रोतिम चैटर्जी के आছেন? अभी और उसी पल औरको को समझ आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर डाली थी। असल में अस्पताल में आने पर अपर्णा ने ही पेशेंट का फॉर्म फिल किया था और उसने ही जानबूझकर उस फॉर्म में औरको की जगह सुप्रोतिम चैटर्जी भरा था और उसका यह दाव बिल्कुल सही पड़ा था। अपना भेद खुलता देख औरको अपर्णा पर बहुत गुस्सा होता है और उसे घर जाने को बोलता है। घर जाते वक्त अपर्णा को ऐसा लगता है कि कोई लड़का उसका पीछा कर रहा है। वो उस लड़के का पीछा करती है, पर वो उस तक पहुंच नहीं पाती। पर उस लड़के द्वारा छोड़ा एक एड्रेस अपर्णा के हाथ लगता है। अपर्णा जब उस एड्रेस पर जाती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ एक सपेरा रहता है। यहाँ से अपर्णा को पता चलता है कि उसके पास से चैटर्जी परिवार के एक सदस्य ने कुछ दिन पहले एक सांप भाड़े पर ले गया था। यह वही सांप था जो औरको के क्लोजेट में मिला था। यहाँ अपर्णा को पता चलता है कि वो इंसान दिलीप था, यानी मल्लिका का पति। पर अगर आपको लग रहा है कि चीजें अब सुलझ गई हैं, तो थोड़ा और इंतजार कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। घर आने पर अपर्णा जल्दी से मल्लिका के कमरे में जाकर छानबीन करती है तो पता चलता है कि दिलीप मल्लिका को जरूरत से ज्यादा हार्ड दवाई खिला रहा था ताकि उसका दिमागी संतुलन और खराब हो जाए। अपर्णा को पता था कि मल्लिका दी जब अर्पिता के बारे में जानती है तो अंजना के बारे में भी जानती ही होगी और आखिरकार मल्लिका से अपर्णा को इस चैटर्जी परिवार का पूरा काला सच पता चलता है। असल में जिस रात पुतुल और उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ा गया था, उस रात लड़के को छत पर ले जाकर इन लोगों ने मार डाला था और उस लड़के को मारने के लिए उकसाने वाला दिलीप ही था। पर उस लड़के को मारते हुए पुतुल ने देख लिया था, इसलिए दिलीप पुतुल के पीछे भागता है। इधर यह सभी उस लड़के की लाश को अपने घर के पीछे दफना देते हैं। यह सब मल्लिका की आंखों के सामने हो रहा था, जिससे उसका मानसिक संतुलन खराब होने लगा था। इधर पुतुल भी दिलीप से डरकर नदी में कूदकर जान दे देती है। इन लोगों ने जिस लड़के को मारा था वो कोई और नहीं बल्कि चंदन तिवारी था। उसके बाद जब औरको के एक्सीडेंट्स होने लगे तो दीपक ने ही उन्हें तांत्रिक से मिलवाया था, जहां इन सभी को इस श्राप से बचने के लिए 25 साल की वैसी 3 मांगलिक लड़कियों की बलि देनी थी, जिनका नाम अ से शुरू होता हो। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, इन सब की मौत तय है और इसकी शुरुआत औरको के पिता की मृत्यु से होगी। यहाँ औरको के पिता इस बात से राजी नहीं थे कि उन्हें 3 मासूम लड़कियों की बलि देनी होगी, पर तभी उन्हें खून की उलटी होती है और डर कर वो तांत्रिक की बात मानने के लिए राजी हो जाते हैं। यहाँ अपर्णा को समझ आ गया था कि इन लोगों ने पहले अर्पिता फिर अंजना को अपना निशाना बनाया था और अब अपर्णा की बारी है और इन सब का मास्टरमाइंड दिलीप है। पर दिलीप ऐसा क्यों कर रहा था, यह राज भी अब जल्द ही खुलने वाला था। अपर्णा जल्द ही सब कागजात लेकर पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करती है, पर तभी वहाँ दिलीप औरको और उसके पिता आ जाते हैं और उसे कैद कर लेते हैं। इसके बाद वो फैसला करते हैं कि आज की रात ही वो लोग अपर्णा की बलि देंगे। इधर दिलीप अपर्णा को वो सब बताता है जो अपर्णा के साथ हम व्यूअर्स भी जानना चाहते थे। दिलीप बताता है कि वो पुतुल से प्यार करता था, पर उसे यह पसंद नहीं था कि उसके और चंदन के बीच नजदीकियां बढ़े, इसलिए उसने ही चंदन को औरको के हाथ मरवाया। और जिस रात पुतुल मरी, उस रात दिलीप ने पुतुल को अपने दिल की बात बताई थी, पर पुतुल ने दिलीप की बात मानने से इनकार कर दिया और उसी दौरान पैर फिसलने से पुतुल नदी में गिर जाती है। गुस्से में दिलीप इस पूरे परिवार को खत्म करना चाहता था, क्योंकि दिलीप एक अनाथ था और घर का दामाद होने के बाद भी चैटर्जी परिवार दिलीप को नौकरों की तरह ट्रीट करता था। इसलिए दिलीप ने एक तांत्रिक के साथ मिलकर यह सब जाल बुना था। दिलीप ने ही औरको के पिता के खाने में तांत्रिक का दिया जहर मिलाया था, जिससे उन्हें खून की उलटी हो। दिलीप ही हर बार औरको के एक्सीडेंट प्लान करके उसे बचाता। दिलीप ने ही औरको के क्लोजेट में सांप रखा था और उसने ही औरको की माँ को औरको के झूठे एक्सीडेंट की खबर दी थी। यह लोग शादी के वेबसाइट्स की मदद से ऐसी लड़कियां ढूंढते जो इनकी बलि के लिए परफेक्ट होती थी।
दिलीप ने ही अर्पिता को मारा था और अंजना का नकली वीडियो बनाया था ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। दिलीप उस घर में इतने सालों से बस पुतुल के लिए ही था, पर अब जब वो ही नहीं बची थी तो वो चैटर्जी परिवार के लोगों को तांत्रिक के हाथों मरवाकर सब कुछ हथियाना चाहता था। यहाँ हम देखते हैं कि एक काली छाया यह सब कुछ सुन रहा था। इधर जब औरको अपर्णा को बलि देने के लिए उसे लेने आता है तो हमें पता चलता है कि मल्लिका ने दिलीप पर हमला करके अपर्णा को भगाने में मदद की है। ये बात जब इन सबको पता चलता है तो यह तांत्रिक गुस्से में पागल हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस तांत्रिक ने पहले भी कई नर बलि दी थी और अपर्णा की बलि उसकी आखिरी बलि थी। इसके बाद उसकी सिद्धि पूरी हो जाती और उसे कई जादुई शक्तियां मिलती जो अब शायद मुमकिन नहीं थी। यानी इस तांत्रिक ने दिलीप और इस परिवार को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया था। असल में इन पर कोई श्राप था ही नहीं। पर अब वो भेद खुलता है जो आपका दिमाग घुमाने वाला था। अपर्णा जब यहाँ से भाग रही होती है तो एक कार की चपेट में आ जाती है और गिर पड़ती है। तभी उसे भाभी कहकर कोई पुकारता है। यह और कोई नहीं बल्कि पुतुल ही थी और उसके पीछे खड़ा था चंदन। पुतुल नदी में गिरकर भी बच गई थी और चंदन को शायद मल्लिका ने गड्ढे से बाहर निकालकर बचा लिया था। शायद इसीलिए मल्लिका को हमेशा पुतुल रियल में दिखती थी और पुतुल भी चुपचाप उसी कमरे में रहती थी। पुतुल और चंदन ने हमेशा अपर्णा पर नजर रखा और टाइम टाइम पर उसकी मदद की ताकि पर्दे के पीछे रहकर भी इन शैतानों का पर्दाफाश किया जा सके। इधर इंस्पेक्टर बर्मन को भी चंदन से एक टिप मिलती है कि चैटर्जी हाउस में कुछ होने वाला है, इसलिए पूरी टीम चैटर्जी हाउस की ओर बढ़ती है और यह सीरीज यही एंड हो जाती है। वैसे सीरीज को इस तरह से एंड किया गया है ताकि फ्यूचर में इसका सेकंड सीजन आ सके। सो आई होप आपको मेरा यह वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और मूवी को एक्सप्लेन करते हुए।